कितना अर्न कर लेती हैं? ये सीक्रेट है। थोड़ा सा बता ये दें, मतलब करोड़ों में हम कह सकते हैं? नहीं नहीं, इतना भी नहीं, करोड़ों में तो नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशहाल हूँ। चलें, ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और खुशहाल करे। तो आप पर तनकीद भी होती है? बिल्कुल होती है। होती है, और मुझे लगता है कि जो लोग मुझ पे तनकीद करते हैं वो शायद, पहले मैं कहती हूँ आप लोग मेरे बराबर आ जाओ, फिर मुझ पे आके तनकीद करो, ठीक है? इतने हो जाओ कि मुझे लगे कि यार जो मुझ पे तनकीद कर रहा है वो वाकई सही पॉइंट मतलब कर उसका रहा है। इतना कैलिबर है कि उसका इतना, फिर, बिल्कुल। और आई थिंक उसकी तनकीद करना, फिर आप उसको गौर भी कर सकती हैं, उसको देख भी सकती है कि हाँ कि ये मेरे में कोई बाकी ये जो छोटे मोटे इधर बैठे होते हैं तनकीद कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है वो अपने व्यूज के चक्कर में इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके व्यूज आ जाए। देखिए अभी का बेसिकली एक साइकेट्रिक मेडिकेशन है जिसका आजकल बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जहाज उड़ाने की नहीं, बेसिकली आई एम अ फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर। आई डिड माई लाइसेंसिंग फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी, और ये मेरा इंटरेस्ट था, एक मेरा पैशन था एविएशन को ज्वाइन करना। सो पहले मैंने साइकोलॉजी का फील्ड अपना सिक्योर किया, उसमें अपना नाम बनाया, देन आई मूव टू एविएशन। मैंने एग्जाम, अदरवाइज हम कैंसिल कर देते हैं तो फिर वो फ्लाइट नहीं जाती। राइट, मतलब आपकी तो फिर बड़ी अथॉरिटी बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1। आज हम आपकी मुलाकात करवाने लेकर आए हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने लाखों पाकिस्तानियों को जो मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हैं उनको ठीक करने, और ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं और सोशल इश्यूज़ पे काफ़ी बात करती हैं, इन्होंने ये अज़म उठाया है कि इनके होते हुए कोई पाकिस्तानी ज़हनी अमराज में मुब्तला नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है मैम ईशा अली, और इनसे बात करते हैं इनकी सारी ज़िंदगी की जर्नी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का टाइम दिया। और सबसे पहले मैम, आपको लोग जानते ही हैं, आप हमें बताइए, अपने बारे में भी बताइए, और लोग भी जानना चाहते हैं कि मैम ईशा अली कौन है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और क्या अब तक आप लोगों ने किया है। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, एंड माय नेम इज़ ईशा अली, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपने मुझे देखा होगा डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन कंसल्टेशंस के हवाले से, साइकोलॉजिकल हेल्प के हवाले से हमेशा आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हुए, ठीक है? तो बात करते हैं मेरी जर्नी की। आई डिड माई BS फ्रॉम फजाइया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन आफ्टर दैट आई डिड माई MS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने आगाज़ किया ऑनलाइन कंसल्टेशंस का। आई गेस ये एक बहुत यूनिक स्टेप था जो कि मैंने लिया, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इस तरह के पेशेंट्स को डील किया जाता है, बट बहुत से ऐसे लोग थे जो कि नहीं जाते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे कि वो किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, किस तरह के डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं उनकी लाइफ में। इसलिए मैंने ये स्टेप लिया कि घर बैठे लोग बिना लेबलाइज, बिना किसी स्टिग्माटाइज हुए वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को ये डर होता था, हम अगर साइकोलॉजिस्ट के पास क्लिनिक में विजिट करेंगे या हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कहा जाएगा कि हम जो हैं वो पागल हैं शायद, और हमारी सोसाइटी में इस तरह का टैग जो है वो बहुत जल्दी लगा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन कंसल्टेशंस का आगाज़ किया कि कोई भी कहाँ से भी, दुनिया के किसी भी कोने में भी जो है वो घर बैठे मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकता है। मैम ये बताइए, जो ऑनलाइन कंसल्टेशंस होती हैं इसमें और फिजिकल में कितना डिफरेंस होता है? ऐसे डिफरेंस नहीं होता, जबकि ऑनलाइन में कहती हूँ ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होता है उनकी आइडेंटिटी हाइड है, उन लाइक मुझे भी नहीं आइडिया होता कि कौन बंदा है, कहाँ से है, तो वो इस तरह मुझसे इजीली अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको डर नहीं होता कि उनकी चीज़ें जो है वो रिवील हो जाएंगी या उनको जज किया जाएगा। तो इसलिए जो है मैं कहती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशंस का ज़्यादा जो है ना वो रुझान हो रहा है अवाम में, रेदर देन जो है वो फिजिकल कंसल्टेशंस। मैम आप लाखों लोगों के जहनों को और जो भी उनके मसाइल हैं, जहनी मसाइल, उनको तो ठीक कर चुकी हैं। हमें ये भी पता चले आप जहाज़ भी उड़ाने की कोशिश कर रही हैं। जहाज उड़ाने की नहीं, बेसिकली आई एम अ फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर। आई डिड माई लाइसेंसिंग फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी, और ये मेरा इंटरेस्ट था, एक मेरा पैशन था एविएशन को ज्वाइन करना। सो पहले मैंने साइकोलॉजी का फील्ड अपना सिक्योर किया, उसमें अपना नाम बनाया, देन आई मूव टू एविएशन। मैंने एग्ज़ाम्स
दिए सिविल एविएशन के, उनको क्लियर किया, देन मेरा इंटरव्यू था उसको क्लियर किया, PIA में मेरी ऑन जॉब ट्रेनिंग रही 3 मंथ्स की, उसको कंप्लीट करके फिर मुझे सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाइसेंस मिल चुका है। मैम ये बताइए ऑडियंस को कि फ्लाइट ऑपरेशंस क्या होता है, क्या काम करते हैं? बेसिकली जो फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन वर्क होता है। आपने देखा होगा हमारे जब फ्लाइट ने जाना होता है तो उसमें हज़ारों चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेदर, मौसम कैसा है। मौसम ख़राब है तो हम कभी भी उस फ्लाइट को ऑपरेट नहीं कराते। हम देखते हैं फ्यूलिंग, टेक्निकल इश्यूज़, जहाज़ में अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो हम कहेंगे ये फ़्लाइट यहाँ से नहीं जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। हम होते हैं जो कि पायलट को ब्रीफ करते हैं। जिस तरह हमारे ज़मीनी रास्ते होते हैं इस तरह हमारे हवाई रास्ते भी होते हैं। मतलब आप मैम ईशा अली जो हैं वो जहाज़ नहीं उड़ा रही? नहीं, मैं उनको ऑपरेट कर रही हूँ। ऑपरेट करेंगे, बिल्कुल। मतलब जो जहाज़ के जो पायलट्स होते हैं वो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और आप उनको वेदर और जो भी उनके प्रोसीजर्स है उस हवाले वो से सब हम उनको ब्रीफिंग करते हैं। उसके बाद हम ओके करते हैं तो एक फ़्लाइट जो है वो जाती है, अदरवाइज हम कैंसिल कर देते हैं तो फिर वो फ़्लाइट नहीं जाती। राइट, मतलब आपकी तो फिर बड़ी अथॉरिटी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि CM पंजाब ख़वातीन को हर मैदान में आगे लेकर आ रही हैं और आप भी वन ऑफ देम कि आप भी एक पोजीशन पे हो जाएंगी। मैम आपके एक्सपीरियंस और आपके वर्क के हवाले से हम पूछना चाहते हैं ये गैबी का इशू क्या होता है, ये क्या है गैबी का? गैबिका बेसिकली एक साइकेट्रिक मेडिकेशन है जिसका आजकल बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम मेरे पास आती है, पेशेंट आके रिपोर्ट करते हैं कि हमने गैबिका को स्टिंग में डाल के पिया और हमें ऐसे लगा हम तो जन्नत में हैं, हमारा एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बढ़ गया, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी। और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर क्या होता है, उसको मज़े के लिए, थोड़ी एक्साइटमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके ब्रेन के केमिकल्स, जब आप उनको इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ये गैबिका और स्टिंग ये सब चीज़ें, फिर उनको याद आता है हमने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। मतलब गैबिका एक नशा है। बिल्कुल, उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, उनको डिल्यूजन्स होते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, नींद नहीं आती। ये तमाम इश्यूज इस इतने हैवी नशे से जो है आजकल की जनरेशन फेस कर रही है। इसमें मैम एक बात ये पूछना चाहूँगा ऑडियंस के लिए भी कि देखें जो फिजिकल सेशन होता है किसी भी डॉक्टर के साथ, तो अगर एक मरीज़ आप क्योंकि ज़हनी अमराज के डॉक्टर हैं तो वो कोई रिएक्ट भी कर सकता है, वो डॉक्टर को भी मार सकता है, कोई हमला अपने साथ अटेंडेंट को भी। वो तो ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें तो फिर ये ज़्यादा सेफ्टी नहीं डॉक्टर्स की? बट द थिंग इज के सवेयर केसेस होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं, आपने देखा होगा फाउंटेन हाउस में होते हैं। बट वो सवेयर केसेस ऐसे होते हैं जो कि खुद ठीक नहीं होना चाह रहे होते, उनके घर वाले उनको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाते हैं इस तरह की जगहों पे, ठीक है। वो तो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, आप पागल हो। वो अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर किसी को नुकसान दे रहे हैं, तो वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो उनको ज़बरदस्ती घर वाले लेके जाते हैं और उनके लिए ऑब्वियसली वहाँ पे जो उनको डील करते हैं इतने सवेयर केसेस को, वो अपनी सिक्योरिटी तमाम चीज़ें देख कर चेक करके फिर उस चीज़ को, उस तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं। मैम इफ़ यू डोंट माइंड एक क्वेश्चन जो एक वैसे तो हर पाकिस्तानी के जहन में होता है, ख़ास तौर पे ज़हनी अमराज के डॉक्टर्स के हवाले से सुना है कि जो ये डॉक्टर्स होते हैं ये खुद भी पागल होते हैं। इट्स ट्रू और नॉट? आपको लग रहा है मैं कहीं से पागल? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, लेकिन जो मिथ बनी हुई है क्योंकि जब तक कौम को दुरुस्त बात ना बताई जाए तो वो वहाँ पर समझते नहीं। अच्छा, तो बेसिकली हो सकता है पहले वाले टाइम में ऐसा हो, बट आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो जेनजी के साइकोलॉजिस्ट हैं, वो स्ट्रेस लेते नहीं हैं, बल्कि वो उल्टा जो है वो स्ट्रेस देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट खुद पागल नहीं होते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस तरह की इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सवेयर केसेस है, लाइक मेंटल हॉस्पिटल, फाउंटेन हाउस, तो वहाँ पे जो आपकी इन्वायरमेंट होती है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसकी वजह से आप डिप्रेसिव हो सकते हैं, आप कुछ भी इरिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है। जबकि अदर देन जो क्लिनिक में डील करते हैं इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, या जो ऑनलाइन डील करते हैं, उनको इस तरह के बिहेवियर। मैम ये बताइए कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी घर में डेली रूटीन्स कैसी गुजरती हैं, शब और रोज़ कैसे गुजरते हैं? राइट, सुबह जो है वो उठते हैं, उसके बाद जो है मैं देखती हूँ, मेरे पास लिस्ट आती है मेरे जो पेशेंट्स होते हैं। 3 PM to 9 PM मेरी कंसल्टेशंस होती हैं, बट कोई इमरजेंसी ओवरसीज पेशेंट्स हो तो उनकी 10 PM 11 PM ऑनवर्ड चली जाती है, ठीक है। तो वो डील करना होता है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है मेरा और इतना टाइम नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड रहती हूँ। और बाकी वीकेंड्स होते हैं, उसमें जो है वो घर वालों से जो है वो गैदरिंग हो जाती है, और उसमें भी बस ये चीज़ है। मैम ये बताइए टॉक्सिक रिलेशंस के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, ये किस तरह हैं, क्या हैं और किस तरह ये इफेक्ट करते हैं सोसाइटी में?
टॉक्सिक रिलेशनशिप से पहले मैं बात करूंगी टॉक्सिक इन्वायरमेंट की। ठीक है, आप अगर किसी वर्क में हैं, आप किसी घर में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आपका इन्वायरमेंट टॉक्सिक है तो ऑटोमेटिकली आप भी टॉक्सिक हो जाएंगे ना चाहते हुए भी। अगर आप चाहें कि नहीं यार मुझे वेल बिहेव करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, बट आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो इस तरह के बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी चीज़ें आप में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है कि लोगों के फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर जो ज़िंदगी होती है डिस्टर्ब होती है। आपने देखा होगा लोग जो है वो किसी इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वो डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही होती है, टॉक्सिक लोग होते हैं इस तरह के, जिनकी घर से ही इस तरह का इन्वायरमेंट लेके आते हैं कि वो जहाँ पे भी जाते हैं वो उस इन्वायरमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं। उनकी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट होते हैं। फिर जब ये चीज़ें ट्रांसफ़र होते होते फिर आपके दूसरे बंदे के घर में पहुँचती हैं, फिर उसमें रिलेशनशिप में भी मसले आते हैं, आपके फैमिली के साथ भी मसले आते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और ये तमाम चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होती हैं। और आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मैरिटल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और बच्चे आजकल लड़के भागते हैं घरों से। ठीक है, वो उनको घर वाले कोई काम कह दें या उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे टॉन्ट करें कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। थोड़ा टाइम दें अपने बच्चों को। ठीक है, अगर वो ग्रोइंग एज में जा रहे हैं, अगर कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उनके कुछ प्लान्स है, तो उनको थोड़ा एटलीस्ट टाइम दें। ज़बरदस्ती मत करें हर चीज़ पे कि नहीं अभी ये करो अभी वो करो। फिर वो इन चीज़ों से भागते हैं, बाहर जाते हैं। फिर बाहर जाते हैं तो फिर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको कहते हैं यार अच्छा ठीक है, मसला है, परेशानी है, कोई बात नहीं, ये दवाई लो, नींद आ जाएगी, खा लो। एल्प खा लेते हैं, लेक्सोटानिल खा लेते हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिए, बिना किसी से पूछे, दोस्त के कहने पर, सुकून ढूंढने के चक्कर में इस तरह की दवाइयों के एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें गैबिका, एल्प, लेक्सोटानिल, रिवोट्रिल, रेस्प, सीटान्यू, इस तरह की हज़ारों मेडिकेशंस आ जाती हैं जो कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को विजिट किए वो यूज़ कर रहे हैं। मैम ये बताइए, सीजनल डिप्रेशंस काफ़ी सोसाइटी में आजकल चल रहा है, इसका क्या इश्यूज हैं, क्या है ये? सीजनल डिप्रेशन बेसिकली ये होता है कि कुछ लोगों को ना गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो उनको डिप्रेशन फील होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में डिप्रेशन फील होता है, उनको वीरानी, घबराहट, बेचैनी, शाम के बाद जो है वो घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता, खौफ बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये भी आजकल बहुत ज़्यादा एक बढ़ती हुई हमारे लोगों में ये चीज़ आ रही है, सीजनल डिप्रेशन आ रहा है। और एक और चीज़ है कि लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस ही नहीं पता। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो जिनको एंजाइटी होती है उनको लगता है वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन वालों को लगता है एंजाइटी है। डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता, और जब प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता उसकी वजह से भी गलत मेडिकेशन पे जाते हैं, गलत मेडिकेशन पे जाते हैं तो उसके फिर से साइड इफेक्ट्स आते हैं। कुछ टाइम तक ठीक होते हैं दवाइयाँ लेके, फिर सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं 6 माह बाद, फिर परेशान होते हैं कि यार अब क्या करें। और जब सिम्टम रिवर्स होके आते हैं ना तो हमेशा पहले से ज़्यादा सवेयर आते हैं। मैम ये बताइए कि बाइपोलर डिसऑर्डर ये क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली इसमें मैनिया फेज आता है, मैनिक एपिसोड्स होती हैं इसमें जो है। इसके पहले मैं बता दूं क्या रूट कॉजेज हो सकते हैं। इसका जेनेटिकली भी हो सकता है, ये आपको एडिक्शन की वजह से भी होता है। बहुत से ड्रग एडिक्ट्स को बाइपोलर होता है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स को हो, बाकी भी होता है। ख़वातीन में मेरे पास आई कुछ पेशेंट्स बाइपोलर में, रीज़न ये था जॉइंट फैमिली सिस्टम, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और ये तमाम चीज़ें। उसमें ये होता है वो सुसाइडल थॉट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा, बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, बहुत ज़्यादा एकदम हंसना शुरू कर देना, एकदम रोना शुरू कर देना। उनको नहीं पता हो रहा होता कि वो क्या कर रही हैं, किस तरह का बिहेव कर रही हैं। तो ये भी एक जो है ना बढ़ती हुई चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, बाइपोलर डिसऑर्डर। मैम ये बताइए कि पाकिस्तान में एक रिसेंटली एक रिसर्च भी हुई कि जिसमें लाखों की तादाद में ख़वातीन गैर शादीशुदा हैं। आप ये बताइए कि ख़वातीन का टाइमली शादी पे ना होना ये कितना परेशान या जहन पे असर कर सकता है? बेसिकली इसमें मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन आजकल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ऑब्वियसली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आजकल के जो मर्द हैं वो थोड़े इन चीज़ों से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उनको ये है कि मैं अकेला क्यों कमाऊँ, ये बीवी भी कमाए। ठीक है, और कुछ के इस तरह के नहीं ख़वातीन होती जो कि नहीं चाह रही होती कमाए। लाइक मेरे पास एक केस आया, उसमें वो लड़की का निकाह हुआ था और उसका जो हस्बैंड था वो उसको कहता था तुम कमाओ। वो हस्बैंड बाहर होता था लेकिन तुम भी कमाओ, मैं अकेला क्यों कमाऊँ। तो वो कहते थे मेरे पास ना कोई स्किल है, ना मेरे घर वाले बाहर निकलने देते हैं कमाने के लिए। अब तो बाहर मेरी फैमिली का ऐसा सिस्टम नहीं है, तो मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वो मुझे जॉब का अलाउ नहीं करते। वो नहीं कहते कि बेटा तुम बाहर जाके इस तरह कमाओ। ठीक है, तो लेकिन वो उसको इतना टॉर्चर करता है मेंटली, और अपने घर वालों को भी वो नहीं बता सकती कि उसने कहा घर वालों को बताओगी तो तलाक दे दूंगा।
इतना एक्सट्रीम केसेस हो गए हैं कि मर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद भाग रहे हैं, उनको लगता है कि बस जो है हम अकेले क्यों करेंगे। तो इस वजह से भी खवातीन में ये चीज़ें बढ़ रही हैं कि वो चाहती हैं कि चलें ठीक है हम खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब इंडिपेंडेंट हो जाती हैं इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? वो कहती हैं हमें थोड़ी फ्रीडम हो, हम अपने बिल्स खुद पे करें,